So we will study about the dark matter and what is the reason behind there is the different phenomena कि कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो वो हमें कैसे पता चल रहा है कि यूनिवर्स कैसे एक्सपैंड कर रहा है एंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट. ओके, देन वी विल सी दैट द पोलन ए मैमोथ किलर. पहले जैसे हम लोग एलिफेंट देखते हैं ना, उससे 5 गुना बड़ा एक एलिफेंट के ही जैसा मैमोथ होता था. ठीक है, मैमथ या. और सडनली जब आइस एज के बाद देखा गया कि वो एक्सटिंक्ट हो गया टोटली. तो उसका जो रीजन अभी तक हमें नहीं समझ में आ रहा था, जो अभी एक्सपेरिमेंट आ रहा है दैट से दैट द जो धीरे धीरे जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो जो हमें फ्लावर्स दिखते हैं, फ्लावर्स में पोलन होते हैं एंड फर्टिलाइजेशन जो होता है पोलन से एक फूल से वो करके एयर के थ्रू दूसरे जगह जाता है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, तो वहां पे देखते हैं कि ये पोलन के ही कारण एलर्जी, जो उसके कारण एलर्जी क्रिएट हुआ. आप देखिएगा कि पोलन एरिया में कई बार हम लोगों को भी एलर्जी हो जाती है. किसी किसी लोगों को कहिएगा कि यहाँ से मुझे एलर्जी है, तो ये जो एलर्जी था दैट वाज विद द मैमथ एज वेल. एंड मैमथ के साथ ये भी दिक्कत थी कि उसका जो टोटल उसका हैबिचुअल बिहेवियर था कि उसको कैसे खाना है, कैसे ट्रेस करना है, कहाँ उसके पार्टनर हैं, वो टोटली वो सूंघ के जाते थे. और वो जब ये पोलन कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा था, तो उससे उनके जो सूंघने का जो कैपेसिटी थी डिक्रीज होने लगी और उसी के कारण उनका माना जा रहा है कि मरने लगे और एक्सटिंक्ट हो गए. दिस इज द वन ऑफ द रीजन. तो अभी इस पे से रिसर्च आ रहा है, तो थोड़ा सा हम इसको देखेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द मैड डॉक्ट्रिन. मैड डॉक्ट्रिन ए इंटरनेशनल लेयर पे पढ़ा जाता है. वहां पे ये है मैड में कि म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. ऐसा माना जाता है कि जब दो बड़े पावर लड़ेंगे, जैसे रशिया एंड यूएस में अगर लड़ाई हो गया, तो कोई बचेगा नहीं. ये श्योर है, सिर्फ एक चीज की श्योरिटी है. उसी डॉक्ट्रिन को हम मैड डॉक्ट्रिन कहते हैं. जैसे अभी यूक्रेन से लड़ाई हो रहा था, फिर बीच बीच में रशिया बोल रहा था ना कि हम घबराएंगे नहीं न्यूक्लियर पावर को यूज करने से. तो वही है, तो वो करेगा तो यूएस थोड़ी छोड़ेगा. फिर तो होगा ना, 8-8 हजार उनके पास है. अब मुश्किल से 100-200 में पूरा वर्ल्ड गायब हो जाएगा. तो दैट इज द कैपेसिटी. तो उसी को हम मैड डॉक्ट्रिन कहते हैं. आफ्टर दैट वी विल सी दैट द व्हाई आर द लॉ स्टूडेंट. ये वैसे सिर्फ फालतू का न्यूज है, लेकिन इसमें देखेंगे कि मेंटल माइंडसेट क्या है. कि एक यूनिवर्सिटी है, उसके चांसलर जाते हैं और वहाँ की गर्ल्स वाले हॉस्टल में जाके बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ यहाँ पढ़ने आ रहे हो, घर पे रहो, तुम्हारा काम है कि खाना वाना बनाना, कुछ ऐसे ऐसे पढ़ो. तो उसको लेके एक पूरा एनालिसिस है कि व्हाट इज द मेंटालिटी ऑफ द दोज पीपल. स्टिल जो हमारा पैट्रियार्कल जो हमारी सोसाइटी में, वो दर्शाता है कि उस लेवल पे आदमी अगर ऐसा बोल सकता है. पता नहीं सही है कि नहीं, एलिगेशन है, काफी ये मुद्दा चल रहा है, तो उसको लेके थोड़ा सा दिया है. तो जस्ट हम वी विल सी दैट वर्डप्रेस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे वेबसाइट जो होता है, डिफरेंट ब्लॉग्स होते हैं, वो क्रिएट होते हैं. ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. जैसे ये फ्री है, ओपन सोर्स है. लेकिन ये होता है कि जब ओपन सोर्स होता है, उसको चलाने के लिए थर्ड पार्टी आ जाती है. तो एक वर्ड प्रेस इंजन आ गया है, वो लोगों को सिखाती थी थर्ड पार्टी की, जैसे कि कैसे आपको बनाना है, कैसे मेंटेन रखना है. अब उसके कारण वर्ड प्रेस को दिक्कत हो रही थी, कुछ वो ट्विक भी कर रहे थे, चीजों को बदल दे रहे थे. तो इसी में इन दोनों में लड़ाई हो रहा है, लीगल बैटल चल रहा है. तो उसी पे ये है कि व्हाट इज दिस. तो थोड़ा सा हम जानेंगे कि वर्ड प्रेस क्या है, वर्ड प्रेस इंजन क्या है, उसके बारे में हल्का सा जानेंगे. दिस इज ऑल अबाउट. हाँ, गूगल जैसे ओपन है, तो वैसे ये भी ओपन है. So let's start with the front page. जो front page है, ओके. सो कल वाला न्यूज, आज वाला न्यूज, सिमिलरिटी है. पहले पेज में लेबनान का अटैक कंटिन्यूसली है, जो आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं. ऑलरेडी कल हिजबुल्लाह का हमने डिस्कस किया था. क्लियरिटी है ना, व्हाट इज द हिजबुल्लाह. दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज वर्किंग इनटू द पॉलिटिकल एरिया. वो मिलिट्री का भी काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस का भी काम कर रहे हैं. लेकिन एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन वो कैप्चर करना चाहता है ओवरऑल पावर ऑफ द लेबनान. लेबनान में खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, सिया सुन्नी एंड द जो बाहर के क्रिश्चियन है वो. तो दिस इज ऑल अबाउट. Then the most important news is that this is society. GS पेपर 1 में भी सोसाइटी के सेक्शन में ये आपके काम में आएगा, एंड GS पेपर 2 में सोशल जस्टिस है, उसमें भी ये आपके काम में आएगा. ठीक है. यहाँ पे ये रिपोर्ट है कि 92% ऑफ द वर्कर्स क्लीनिंग अर्बन सीवेज एंड सेप्टिक टैंक्स फ्रॉम द SC ST एंड द OBC. ठीक है. तो जो अभी तक हम सोच रहे थे कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो आपका कास्ट है, प्रोफेशन है और इकोनॉमिक लाइफ है, जिस तरीके से वो कंटिन्यूसली चली आ रही है, उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं आया. दिक्कत यह है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली डेथ होती है, तो इससे गवर्नमेंट के खिलाफ काफी क्रिटिसिज्म होता है.
और सबसे ज्यादा दुखद बात यह है कि जितने भी मैनुअल स्कैवेंजिंग है, मैनुअल स्कैवेंजिंग किसको कहते हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब जो साफ सफाई नाली साफ करते हैं, अगर उसमें आप बिना इक्विपमेंट्स टूल के हाथ से ही घुस के करते हैं तो उसको मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। नॉर्मल आप यूरोप में भी जाएंगे तो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे टूल्स का यूज होता है। वहाँ पे आपको लगेगा कि वही आदमी एक वेल मेंटेन आदमी भी है और उसको पूरा टूल्स दिया जाता है, वो इजीली कर देता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से कराया जाता है, लाइक जैसे होता है ना कि आप काफी एक आदमी को डिग्रेड कर देते हैं, एनिमल्स, हाँ, आप अंदर ही घुसा देते हैं, तो वहां पे ये नहीं होता। वहां पे प्रॉपर तरीके से दे यूज द टूल्स मशीन, और इसी के कारण डेथ हो जाती है, क्योंकि अंदर कई बार जहरीली गैसें होती हैं और वहां पे कई बार कुछ कुछ कंडीशन हो जाते हैं, सफोकेशन हो जाता है, दे डाई। नियर अबाउट कितने लोगों का डेथ हुआ है? 400 कुछ लोगों का डेथ इन्होंने दिया है 2019 से 23 के बीच में, 377 डेथ है। एंड अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट के अब हो रहा था कि भाई आप कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं रहनी चाहिए, इक्वालिटी आनी चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में अभी आप रख रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअसली कई स्कीम लेके आ रहे हैं। एक स्कीम इनका नमस्ते स्कीम है। इसके थ्रू ये है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग एंड द टूल्स, उसके बाद भी सब्सिडीज देंगे ताकि वो टूल्स भी खरीद सकें। ऐसे स्कीम चला रहे हैं, लेकिन कितना पहुंचता है ये बहुत डिबेटेबल है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप ह्यूमन राइट्स का वायलेट कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स भी वायलेट कर रहे हैं, दोनों चीजों को वायलेट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ही कर रही है, प्राइवेट प्लेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो सीवेज होता है गवर्नमेंट के अंडर में आता है, रेलवे सबसे ज्यादा मैनुअल स्कैवेंजिंग को हायर करता है, तो वो भी गवर्नमेंट है। तो कहीं ना कहीं स्टेट ही वायलेट कर रहा है ना, आम जनता की छोड़िए। और सबसे ज्यादा जो रिक्रूटमेंट है वो गवर्नमेंट के ही तरफ से है। तो गवर्नमेंट इसी के लिए एक नमस्ते स्कीम लिख लीजिएगा, दिस इज द totally for the elimination and the handling of the manual scavenging. नमस्ते स्कीम यहाँ पे है ना, नमस्ते। अब इसमें मेन एम है, दे वांट टू मैकेनाइज द क्लीनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक एंड द सीवेज। जितने भी सीवर है उसको वो मैकेनाइज करना चाहते हैं। जैसे मैनुअल, मैनुअल क्या होता है कि हाँ हाथ से सब कुछ कर रहे हैं। मैकेनाइज का मतलब आप हर चीज के लिए कोई ना कोई टूल यूज करें। आप देख रहे हैं अभी सफाई करना है घर में ही, तो आ गया ना, आप पूरा लेके हाथ से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप नॉर्मल टॉयलेट में भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं चीजें आ रही हैं ताकि आप हाथ का यूज नहीं करें। पहले हर कुछ मैनुअली कराया जाता था, तो वो एक तरीके से इनह्यूमन कंडीशन क्रिएट होता था। यही चीजें यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। दूसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट इसके लिए एक एक्ट लेके आई थी। द नेम ऑफ द एक्ट इज द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। ये प्रिवेंट भी कर रहा था और उनका रिहैबिलिटेट कर रहा है कि आपको इस जॉब में, अब नॉर्मल कोई क्यों उस जॉब में जाएगा? मैं क्यों जाऊंगा कि नाले में उतर के काम करने, क्योंकि मेरे पास और काम कोई दे ही नहीं रहा है, ऑप्शंस नहीं है ना। ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम का भी है ना कि आप कभी भी जॉब देते हैं। नॉर्मल गांव में जाइए आप, गोरखपुर जैसे आप 3 टीयर्स 2 टीयर सिटी में भी जाइए, लोग पूछते हैं कि कास्ट क्या है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि रखना है कि नहीं रखना। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे जॉब ही नहीं है एक आदमी के पास, तो वो जीने के लिए कुछ तो करेगा। तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम आपको जॉब देंगे। रिहैबिलिटेशन मीन्स अलग से वो जॉब खुद देंगे, और उसके लिए उन्होंने हर साल बजट में कुछ ना कुछ पैसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो टोटल नंबर्स ऑफ अभी सोशल कैटेगरी में जो आए हैं, 97% इनमें से भी एससी कैटेगरी से हैं। आर यू गेटिंग ना? तो यहाँ पे जब भी बात आए कि रिजर्वेशन जस्टिफाइड क्यों होना चाहिए, तो ये काफी अच्छा एक आपका सपोर्टिंग पॉइंट यूज हो सकता है। ये डेटा आप लिख सकते हैं। जैसे होता है ना, जब डिबेट चलता है रिजर्वेशन शुड बी देयर और इट शुड नॉट बी देयर, तो अभी भी तो कास्ट के बेसिस पे ही तो प्रोफेशन डिसाइड हो रहा है, क्योंकि जो भी सर्वे आ रहा है तो एंड द बेसिस ऑफ इफ यू आर गिविंग द दिस जॉब, तो जॉब अगर हटाना है, लोगों को इक्वालिटी लाना है, तो आप रिजर्व कीजिए ना जो बड़े पोस्ट हैं, जो अच्छे पोस्ट हैं, जो एजुकेशन के थ्रू देते हैं। और एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उसमें भी आपको कहीं ना कहीं रिजर्व सीट करनी ही पड़ेगी। दैट इज द मेन थिंग। तो ये सब चीजें आप कई जगहों पे यूज कर सकते हैं। जब एस्से लिख रहे हैं वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दिस डेटा आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो 92% का ये दे रहे हैं ना कि दे आर मोस्टली फ्रॉम द लोअर कास्ट, एंड उसमें से भी 97% उसमें से भी जो है दे आर द एससी कैटेगरी। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपका बनता है। फिर गवर्नमेंट का अगर ये क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है इन सबको हटाने के लिए, तो नमस्ते स्कीम चला रही है, और जो ऑलरेडी इन्होंने एक्ट बनाया है, प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज द मैनुअल स्कैवेंजर एंड द रिहैबिलिटेशन एक्ट। एक्ट लिख लिया, स्कीम लिख लिया, दोनों डेटा लिख दिया। 92% उसमें 92% में 98% जो है 97-98% दे आर फ्रॉम द एससी कैटेगरी। आगे चले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द 5 सस्पेंडेड ओवर द वॉल कोलैप्स
डेथ नियर द महाकाल टेम्पल। टोटल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? ये तो पता होगा 12। कितने में आप लोग घूम चुके हैं? 7। U7 यू ज्योतिर्लिंग, अच्छा वो भी एक आता है। 7U आप लोग नहीं, ठीक है, नहीं तो ये वॉल भी गिरता है। पशुपतिनाथ आता है क्या? एक बार देखते हैं। 12 में पशुपतिनाथ नहीं आता है मुझे लग रहा है। ये है 12 का, यहाँ पे मैप में है। सबसे जो ऊपर है केदारनाथ है, दैट इज इन द उत्तराखंड। फिर आ गए हम यूपी, विश्वनाथ टेम्पल, अभी हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे है। देन महाकाल ही आ जाता है, ठीक है, ओमकारेश्वर। एंड आफ्टर दैट गुजरात में नागेश्वर एंड द सोमनाथ। नागेश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहाँ पे उसको जब खोदा गया है, जमीन एक्सकवेशन में पाया गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पोर्ट सिटी में आता है। ओके, तो यहाँ पे लोथल भी है एंड नागेश्वर है। पढ़ा होगा ना, एंशिएंट तो खत्म हो चुका है। तो लोथल पढ़ा था, नागेश्वर पढ़ा था। नागेश्वर नहीं याद रहता है जल्दी। नागेश्वर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, दिस इज द पोर्ट सिटी, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, महाराष्ट्र में 3 है। भीमा शंकर, एक भीमा रिवर भी वहां फ्लो होती है, ठीक है ना। देन ग्रीष्णेश्वर एंड त्रिंबकेश्वर, ओके, ये महाराष्ट्र में हो गए। साउथ में सिर्फ यहाँ पे एक है, मल्लिकार्जुन, यही है ना? नहीं, दूसरा है, रामेश्वर भी है। एक कर्नाटका में है, एक तमिलनाडु में है। केरला में नहीं है, आंध्रा में है एंड तमिलनाडु में, कर्नाटका एंड केरला में नहीं है। ओके, फिर इधर की तरफ कहाँ पे है? वैद्यनाथ, बाबा धाम लोग जाते हैं, उसी का नाम वैद्यनाथ है, झारखंड में है। ओके, तो दीज आर द 12 पशु। आप जो कह रहे हैं नेपाल में तो नहीं है, नेपाल में नहीं है, वो अलग हो सकता है, लेकिन ज्योतिर्लिंग में नहीं आता है। ज्योतिर्लिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पे जो शंकर शिव जी थे, उन्होंने डायरेक्ट एक, हाँ, लाइट के फॉर्म में उन्होंने, इसीलिए ज्योतिर्लिंग कहा जाता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो होता है लाइट के फॉर्म में उन्होंने दिया था, ऐसे ऐसे। हम्म, हाँ, साढ़े 12 इंडिया में ही है, ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। इसका जो टेम्पल का है, टेम्पल सबसे पहले 6 BC में जब मौर्य अभी स्टार्ट हो रहे थे, तो उसका टेम्पल का स्ट्रक्चर तब का नहीं है। माना जाता है पहली बार जो स्ट्रक्चर बना था तो मौर्य टाइम में बना था, 6 BC में बना था। उसके बाद बीच में जब मेडिएवल इंडिया चल रहा था, तो उस समय परमार थे, परमार डायनेस्टी, वन ऑफ द राजपूत डायनेस्टी में परमार्स भी आते हैं, ठीक है। ये राजस्थान में थे, इन्होंने ये उज्जैन वाला बनाया था, उसी का स्ट्रक्चर अभी भी है। दैट इज द मेन थिंग। उज्जैन वाला इसलिए फेमस है कि यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग में मुंह का दिशा है वहां पे बना होता है ना, दैट इज टूवर्ड द साउथ। नॉर्मली साउथ में नहीं होता है ये, ऐसा सिर्फ वन प्लेस है जहाँ पे साउथ में, इसीलिए इसको ज्यादा फेमस माना जाता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ पे भस्म की आरती होती है। डायरेक्ट लेके आते हैं, जो जला होता है लाश, वहां से उसी की भस्म का वो मेन उसमें यूज करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ओके, तो ये चीजें हैं जो बेसिक्स आपको जान, तो बॉडी से नहीं आती है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्सेप्ट यही था। अच्छा, लेकिन ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था, भस्म आरती का कॉन्सेप्ट वहां पे था। मेन है कि आप देखिएगा कि देयर वाज द फाइट बिटवीन द डिफरेंट सेक्ट ऑफ द हिंदुइज्म। अब मेडिएवल इंडिया में देखिएगा बड़ा लड़ाई चल रही थी, जो बीच बीच में रिफॉर्म मूवमेंट होता था, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ भी रिफॉर्म मूवमेंट चलते थे। तो कई बार जो ऐसे रिफॉर्म मूवमेंट चलते थे, जो ब्राह्मणिकल थॉट्स जो था कि प्योरिटी और इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि ये प्योर है, ये इम्प्योर है, तो नहीं होता कि यहाँ जैसे आप दलितों को ही देख लीजिए, इम्प्योर माना जाता था, इनको नहीं टच कर सकते। तो ब्राह्मणिकल जो थॉट है उसमें बहुत सी चीजों को इम्प्योर एंड प्योर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जितना भी जो रिफॉर्म मूवमेंट चलता था ना, तो जितना भी ब्राह्मणिकल डिस्क्रिप्शन में इम्प्योर था उसका ये लोग यूज करना चाहते थे। जैसे मानते थे कि लाश जो होते इम्प्योर हो जाती है, होता है ना, जैसे विधवा हो गई इम्प्योर हो गई, कि उनको हम किसी शादी में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो जितना ब्राह्मणिकल इसमें प्योरिटी की कॉन्सेप्ट थी, उससे लोगों का जो होता है ना नफरत घिन्न टाइप का होता है ना, ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि लोगों को उससे ना आए। तो जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट होते हैं,
खासकर शिव के जितने भी होते हैं ना, जैसे अभी बसावन आप देखिएगा साउथ में कर्नाटका में चलता है, या गोरखपुर की बात कीजिए, जो नाथ ये मंदिर है गोरखपुर वाला टेम्पल, वो नाथ संप्रदाय ने स्टार्ट किया था। एंड नाथ संप्रदाय वाज द अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल जो डोमिनेशन था, प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट था। ये नाथ वाले भी वही करते थे जो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में कहा जाता था ये इम्प्योर है, उसी का ये यूज करते थे। तो जैसे भस्म हो गया, इम्प्योर माना जाता था भस्म, कई बार तो ये मैक्सिमम चीजें वो भस्म को टच करा के करते थे कि लोगों का घिन्न जो होता है ना, नहीं डर होता है कि अरे ये बड़ा इम्प्योर है, तो उससे वो कर देते थे, छू लो भाई, आए हो यही प्रसाद है तो छू के तो जाओगे ना। तो धीरे धीरे ये जो इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट था वो हटाते थे, यही था। जैसे वो कहेंगे कि जो विधवा होती है उनका हम नहीं किसी भी शुभ काम में, तो वो विधवा से ही सारा शुभ काम कराएंगे कि ऐसा कोई चीज नहीं, वो आरती कराएंगे विधवा से कराएंगे, अधिक ना। तो जितनी भी इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट था, वो जितने भी रिफॉर्म मूवमेंट है तो वो उसके अगेंस्ट में जाके कराते हैं। तो आप मेडिएवल हिस्ट्री में, आप आर्ट एंड कल्चर में ये सब चीजें पढ़ेंगे कि रिफॉर्म मूवमेंट एंड हाउ दे वर डीलिंग विद द डिफरेंट जो भी इम्प्योरिटी प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो कैसे चलता है। जैसे यही देख लीजिए, अभी हम लोग पढ़े कि मैनुअल स्कैवेंजिंग, तो इम्प्योर कहा जाता था, तो वो केवल एक कास्ट को दे दिया गया, उसको और चीज में जॉब ही नहीं देते थे, तो मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है। अभी भी उनको एक ही जॉब मिल रहा है, आप और चीजों में देंगे ही नहीं। तुरंत आप पूछेंगे क्या नाम है, आप जाइए ना यहाँ पे किसी को कुक के लिए रखिए, हम लोग कुक के लिए बुला रहे थे तो वो बोल रहे हैं कि अरे हम ये कास्ट है, हमसे तो आप बनवा ही लेंगे, ये तो ये कास्ट है। जैसे है ना कि वो दूसरे के खिलाफ भड़काने के लिए उसका कास्ट बताएगा कि ये है, इनका खाना बनाया खा लेंगे आप। जो खुद आ रहा है बनाने वो अपना एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसी चीजें हमारी मेंटेलिटी अभी भी चल ही रही है। तो दीज आर द एग्जांपल यू कैन यूज। ओके, नेक्स्ट न्यूज, ये जो मैप का 12वां है ना, वो आप लोग लोकेट कीजिएगा। कई बार यूपी पीसीएस में मैच कराने के लिए देता है कि ये वाला इस स्टेट से है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जब शेयर करूंगा तो उसमें है। एक पिक्चर आया है धर्मवीर 2, धर्मवीर फर्स्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। धर्मवीर 2 आया है, टोटली पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है, जैसे होता है ना पॉलिटिकली इसमें जस्टिफाई कर रहे हैं कि अभी जो महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ है दो पार्टी शिवसेना का, तो उसमें शिंदे ग्रुप को डोमिनेंस में दिखाया कि उनका पर्पस था कि वो हिंदुत्व को बचाने के लिए उन्होंने स्प्लिट किया, तो इसमें टोटली उनके फेवर में है। ओके, तो वो आजकल इलेक्शन आने वाला है, ये काफी ये चल रही है। तो धर्मवीर 2, संगन मुगम बीच दिया है, दिस इज इन द तिरुवनंतपुरम। तो बस इसको पीसेस के लिए नोट कर लीजिए कि डिफरेंट बीच का नाम पूछ देंगे कहाँ पे है। संगमुगम बीच, ये तिरुवनंतपुरम केरला में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज द पर्माफ्रॉस्ट। व्हाट इज द पर्माफ्रॉस्ट? पर्माफ्रॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो है कि जहाँ पे जो टेम्परेचर होगा पर्माफ्रॉस्ट का, वो हमेशा माइनस में रहेगा। और पर्माफ्रॉस्ट के डिफिनीशन के लिए 2 साल का लगातार फ्रीजिंग होना चाहिए, ये नहीं कि 1 महीना 2 महीना के लिए हुआ। जैसे आप जाइएगा, जो आप हिमालय पे चढ़ेंगे तो कई जगहों पे ऐसा होगा कि कुछ देर के लिए वहाँ पे आपको आइस एंड दिस यू विल फाइंड जो फ्रीजिंग, लेकिन कुछ टाइम पे वो केवल वाटर दिखता है, वहाँ पे नहीं होता है। तो दे डू नॉट कम्स अंडर द पर्माफ्रॉस्ट। पर्माफ्रॉस्ट का जो पहला डिफिनीशन होता है, दैट शुड बी द कंटिन्यूअसली फ्रोजन फॉर द 2 or more years, लगातार 2 साल या उससे ज्यादा वो फ्रोजन कंडीशन में होना चाहिए। और फ्रोजन कंडीशन में सिर्फ आइस लेयर नहीं होना चाहिए, वहाँ का जो सॉइल है, जो जो ये स्टोन्स है, सब फ्रोजन कंडीशन में होगा ना। जैसे आप देखते होंगे कभी कभी फ्रिज में आप सामान रखते हैं तो सब फ्रीज हो गया होता है, आपका सब कुछ दूध फ्रीज हो गया होता है, चीजें फ्रीज हो गई होती हैं, तो वहाँ का सॉइल एंड एवरीथिंग विल बी फ्रोजन। और उसका लेयर जो 100 ऑफ द मीटर्स डाउन द अर्थ जाता है नीचे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर का लेयर ही आपका फ्रोजन है। तो इसके लिए जो कंडीशन होता है -37 डिग्री तक की होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि -0 और -2 -5 तक हो जाता है, -37 डिग्री तक का इसका टेम्परेचर जाता है। एक बार मैं दिखा, मोस्ट ऑफ द एरिया आर द पोलर एरिया। जैसे सबसे ज्यादा जो एरिया है वो रसिया में है, रसिया का जो साइबेरिया वाला एरिया है, दैट इज द मोस्ट डोमिनेंट। उसके बाद जो कनाडा का एरिया है, और हाँ, और नीचे आर्कटिक है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक नीचे है, ग्रीनलैंड भी है। ग्रीनलैंड तो वही पोलर में ही आधा से ज्यादा ही आ जाता है। तो दीज आर द एरिया दैट कम्स अंडर द दीज कंडीशंस। कनाडा का 60% एरिया पर्माफ्रॉस्ट में रहता है, जो भी नॉर्थ वाला एरिया है। अब जैसे लद्दाख में है, कुछ लोग ट्राइब्स रहते हैं कुछ कुछ जगहों पे अपना, जैसे उनका भी कुछ रोजी रोटी है, जैसे वो भेड़ और चलाते इधर उधर वो रहते हैं, लेकिन रेयर होता है। जैसे आपका सबसे मिनिमम इंडिया में डेंसिटी कहाँ की है? इंडिया की सबसे मिनिमम डेंसिटी किस स्टेट की है? अरुणाचल प्रदेश। 19 लोग पर किलोमीटर, 18 या 19 है पर स्क्वायर किलोमीटर। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, पर स्क्वायर किलोमीटर में
आपको सिटीज में 3-4 हज़ार लोग कम से कम मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे सिर्फ 19 लोग हैं, आप यू कैन इमेजिन, ठीक है ना। तो ऐसे जो इन एरिया में और डिक्रीज कर जाता है, 1-2 लोग मिलेंगे कहीं कहीं, उनका कुछ होगा कि कुछ उनका कंडीशन होगा कि कुछ जैसे एक बताया कि जितने भी भीड़ होती हैं तो वो लोग लेके अलग अलग एरिया में जाते रहते हैं। तो तो यहाँ पे पर्माफ्रॉस्ट का सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इससे रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है ना, रिफ्लेक्ट करते हैं, आया सनरेज रिफ्लेक्ट कर दिया, तो अर्थ का जो एक ये होता है कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द एनर्जी, वो डिक्रीज किए रहते हैं। अब जितना भी ब्राउन मिट्टी है तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना, तो ग्लोबल वार्मिंग का ये कंडीशन होता है कि जब पिघलेगा तो लेयर्स जो सॉइल का होगा वो एक्सपोज होगा तो ज्यादा से ज्यादा सन रेज लेगा तो हीट आएगा, होगा ना। जब आप सन के सामने जाएंगे तो ज्यादा होगा। जब वैसे आप नॉर्मल व्हाइट क्लोथ पहनते हैं तो रिफ्लेक्ट करता है ना, जब ब्लैक पहनते हैं तो एब्जॉर्ब करता है, गर्मी ज्यादा लगती है। अब ये था कि सन रेज आता था, रिफ्लेक्ट कर देता था। अब पिघल रहा है तो एक्सपोजर होगा पत्थरों का और जमीन का, तो सन रेज ज्यादा हीट होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। दूसरी चीज है कि इन्होंने लॉक करके रखा था कुछ नीचे से, मानी जमीन से भी तो हमेशा कोई ना कोई डिफरेंट टाइप ऑफ द ये गैसेस और एमिशन होता रहता है। अब फ्रॉस्ट है तो रोक के रखा है, अब हटा तो वो बाहर आएगा, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है, और इसके घटने से पर्माफ्रॉस्ट के कारण मेल्टिंग से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज करेगी। तो एक्सेलरेटेड वे में होगा कि पहले गाड़ी चल ही रही है, पीछे से और धक्का दे दिया तो वो स्पीड अप ज्यादा हो जाएगी। दैट इज द कंडीशन। यूपीएससी 2 बार मेंस में पूछ चुका है कि पर्माफ्रॉस्ट का डिफिनीशन क्या है, किसे कहते हैं, और इससे क्या क्या इम्पैक्ट आएगा। इन्वायरमेंट में, ज्योग्राफी में इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। 37 -37 कम से कम होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न एरिया के जो रीजन है वही है -37। मेन डिफिनीशन ये है ना कि कहीं पे भी अगर 2 साल लगातार फ्रोजन कंडीशन में सब चीज हो, सॉइल, रॉक्स, एवरीथिंग, तो वो एरिया पर्माफ्रॉस्ट होगा, ठीक है। वो जैसे नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर इस कंडीशन के लिए -37 माना जाता है। फ्रोजन होना चाहिए, बीच में कभी भी पिघलना नहीं चाहिए, देन इट विल बी कंसीडर अंडर द पर्माफ्रॉस्ट। लगातार, नो ब्रेक, यही डिफिनीशन होती है मेन। तो यही है ना, टाइम बचाने के लिए मैं पढ़ के आ रहा हूँ आपके लिए, तो यू सेव द टाइम, यू हैव टू जस्ट रिवाइज द थिंग। यही है ना कि यू कैन नॉट गिव दैट मच टाइम। तो हाँ, तो लॉट ऑफ इसमें तो इतना टॉपिक होता है जिसकी कोई वो नहीं है। बट यू हैव टू, मतलब वही हमें कवर करना है, दैट इज द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी। पॉलिटिकल न्यूज क्यों पढ़े, ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज द एट अम्बाला कैंटोनमेंट में बीजेपी का विरोध हुआ है। कांग्रेस की भी स्थिति सही नहीं है इस समय, हरियाणा में भी, पंजाब में भी ये ऐसी है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ जाना है व्हाट इज द कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट इज द सिविलियन एरिया ऑफ द मिलिट्री रीजन। मिलिट्री जहाँ पे आर्मी रहती है, वहाँ पे उनके जो फैमिली रहती है, और वहाँ पे जहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ये सब चीजें जहाँ पे होती है, दैट इज द कैंटोनमेंट। कैंटोनमेंट का जो गवर्नेंस होता है, रेगुलेशन होता है, दैट्स कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट, वही लॉ बनाती है। नॉर्मल ऐसे देखिएगा कि जो सिटीज होते हैं, सिटी लेवल पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है, उसका स्टेट बनाता है, लेकिन डिफेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन। हमने पढ़ा था ना, डिफेंस यूनियन का है, तो उसका भी जो गवर्नेंस होगा, उसका जो लॉ बनाएगा वो यूनियन गवर्नमेंट बनाएगा। डिफेंस तो डायरेक्टली उनके हाथ में है, तो इसीलिए जो कंटेनमेंट एरिया है उसका लोकल गवर्नेंस के लिए भी लॉ जो बनता है, दैट कम्स फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। हिस्ट्री है कि जब अंग्रेज आए तभी से कैंटोनमेंट स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन जो अभी का कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर लॉ हम बना के लाए हैं, वो 2006 में, पहले 1993 में हमने लोकल गवर्नेंस के लिए लॉ बनाया। अदरवाइज 2 ही लेवल पे हम गवर्न कर रहे थे, यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे। ये जो विलेज पंचायत का जो कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से आया, दैट कम्स आफ्टर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये 2 अमेंडमेंट एक्ट करके हमने ये कंपलसरी बना दिया कि हमें लोकल लेवल पे जितना पंचायत अगर हुआ तो वहां पे, या आपका म्यूनिसिपल बॉडी हुआ तो वहां पे, यू हैव टू फॉर्म द बॉडी टू गवर्न, ठीक है ना। क्यों लोकल गवर्नमेंट, हम लोकल लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं? टू डिपेंड द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कैसे डिपेंड होगा कि जितना लोगों के करीब गवर्नेंस हो। आपका अगर नाली टूट गया तो प्राइम मिनिस्टर के पास थोड़ी जाएंगे, या मोदी जी, योगी जी के पास थोड़ी जाएंगे, आप अपने वार्ड मेंबर को पकड़ेंगे ना कि बनवाओ। तो इसीलिए लोकल गवर्नेंस जितना हम देते हैं, तो हमारे लिए गवर्नेंस को रीच करना इजी हो जाता है। कोई भी दिक्कत हो, आप शाम को पहुंच जाइए अपने प्रधान के पास, कह रहे ये नहीं है, तो यो गवर्नेंस, उसको भी डर रहेगा कि इलेक्शन होगा, हार जाएंगे। तो दैट्स वाई द लोकल गवर्नेंस जो ये हमारा है, वो दैट इज द फॉर द डीपेन
द डेमोक्रेसी, और दूसरी चीज है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर। आप स्टेट सेंट्रल लेवल पे कब तक पावर को कैप्चर करके रखेंगे, यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये एग्जांपल है डिसेंट्रलाइजेशन का। तो कैंटोनमेंट का जो हमारे पास एक्ट है दैट इज द कैंटोनमेंट एक्ट ऑफ द 2006। कैंटोनमेंट एक्ट 2006 से ये गवर्न होता है, बीच बीच में इसका अमेंडमेंट भी होता है। जो मेन गवर्नेंस होता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ये गवर्न होता है। वैसे नवल के लिए वो अपना गवर्न करते हैं, लेकिन सब आते हैं, ऑल दे कम्स अंडर द दिस लॉ। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री मेन गवर्निंग बॉडी होती है। जो सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट एरिया है वो किसके पास है, यूपी के पास है मैक्सिमम। तो यूपी पीसेस में पूछ सकता है कि जो मोस्ट ऑफ द कैंटोनमेंट एरिया है दैट इज इन द यूपी। हाँ, आर्मी का जहाँ पे फैमिली रहती है, उनकी फैमिली होती है, ट्रेनिंग देते हैं, जहाँ पे उनका नॉर्मल इट्स कम्स फॉर द ऑल डिफेंस जितने भी हैं सब, हाँ सारे फोर्सेज हैं। यूपी का सबसे ज्यादा कैंटोनमेंट जो है वो दैट इज इन द यूपी। यूपी पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नियर अबाउट 13 है, टोटल 13 है यूपी में। यूपी पीसेस में उठा उठा के क्वेश्चन पूछ देते हैं। हाँ, कैंट जैसे नहीं कहते कैंट के पास है, तो कैंटोनमेंट एरिया के पास ही कैंट होता है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो चल रहा है, देखिए अब आप बेरोजगार रहेंगे तो आप यही सब करेंगे। ठीक है, तो यही सब नॉर्मल चीजें हैं जो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम है, दैट इज द मेन थिंग। अग्निपथ स्कीम जो आर्मी के रिक्रूटमेंट का था, अभी हाल ही में आया है, काफी इस पे लड़ाई बवाल भी अभी भी चल रहा है। तो इसमें ये था कि डिबेट ये चल रहा है कि आपने उठा के, जैसे आप गवर्नमेंट का ये पक्ष था कि हम यंग आर्मी चाहते हैं, तो जल्दी रिक्रूट करेंगे, जल्दी रिटायर करेंगे तो एकदम आर्मी यंग रहेगी। लेकिन ये है कि जो विरोध में बोले हैं वो कह रहे हैं कि 4 साल के लिए क्यों कोई जॉब करने जाएगा, 4 साल तैयारी करेगा, दौड़ेगा, भाग दौड़ करेगा, आप 4 साल बाद निकाल दें। गवर्नमेंट ने कहा हम 25% लोगों को दे देंगे जॉब, उन्होंने कहा फिर 75% कहाँ जाएंगे, 75% कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो डिबेट ये चला है, गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम यंग रिक्रूट करना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा कि फिर यंग करते हैं तो आईएएस का भी कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। कौन तैयारी करेगा फिर, नो बडी गोइंग फॉर दैट। तो वो कह नहीं, वहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे हाँ डिबेट ये चल रही है, अलग अलग डिबेट चल रही है। तो दैट इज द गवर्नमेंट स्टैंड कि हम यंग चाहते हैं, हम चाहते हैं उसके बाद पैसे दे देंगे 10-11 लाख। लेकिन होता है वन टाइम्स पैसे उतना काम नहीं आता है। लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं परमानेंट सैलरी। किसी को भी नहीं चाहिए कि आप 10 लाख बिताओ, कितना दिन चलेगा। अगर 10 लाख में आप क्या खरीद लेंगे, उसके बाद वो सही से यूटिलाइज भी नहीं होता है, सस्टेनेबिलिटी नहीं होती है, वो जाके गाड़ी खरीद लेगा। हाँ, दूसरी चीज ये डिबेट चल रही है कि भाई आप उसको बंदूक चलाना सिखा रहे हैं, पूरा आर्मी के सारे आप उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसके बाद बेरोजगार कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा। नॉर्मल बेरोजगारों की ये हालत है कि वो वायलेंस पे आ जाते हैं, आप ट्रेंड करके छोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे तो एक सिविलियन वॉर का कंडीशन आ जाएगा ना ऐसे कंडीशन में। तो इसको लेके काफी डिबेट अभी भी चल रहा है। गवर्नमेंट का ये है, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है, सोसाइटी के लिए लोग बहुत लड़ाई करेंगे। हाँ हाँ, ये तो है, रिक्रूट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, हो रहे हैं, लगातार रिक्रूट हो रहे हैं। उस पर अभी भी वही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आएंगे हटा देंगे, मोदी जी कह रहे हैं तो अरे आप आर्मी के खिलाफ भड़का रहे हैं। ये सब डिबेट चल रहा है, तो यही यहाँ पे भी है। तो अग्निवीर का यही कॉन्सेप्ट है। तो आपको दोनों चीज आनी चाहिए। गवर्नमेंट क्या कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है हम यंग चाहते हैं, हम उनको इंटरप्रेन्योर भी बनाएंगे, पैसे देंगे, ट्रेनिंग देंगे। लेकिन जो डिबेट अगेंस्ट में जा रहा है कि कौन जाएगा, एक तो आप जब 4 साल के लिए जाएंगे तो जिसको कुछ नहीं मिलेगा वही जाएगा ना, तो आप टैलेंट नहीं ले पाएंगे ना। पहले होता था कि सबका इंस्पायर होता था आर्मी में जाए, वहां पे हम आर्मी का यूनिफॉर्म पहने, एक रिस्पेक्ट होगा, ये होगा। अब आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद हटा देंगे। उसके बाद होता था ना, आप कंटिन्यूअसली पेंशन दे रहे थे, तो लोगों का था कि एक सस्टेनेबिलिटी बनती थी, वो 4 साल 5 साल तैयारी करते थे। अब 4 साल 5 साल कौन तैयारी करके जाएगा सिर्फ 4 साल का करने के लिए, उसके बाद 10 लाख दे भी देंगे तो व्हाट विल हैव। नई इंटरेस्ट है, तो ये कहा जा रहा है कि टैलेंटेड लोग नहीं जाएंगे, जो उसको कुछ नहीं मिलेगा, जो एकदम लेस टैलेंट मेरिट नहीं रहेगा वही जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप आर्मी को भी एक तरीके से वीकेन कर रहे हैं, ये एक लॉजिक दिया जा रहा है। तो क्लियर है क्या लॉजिक है, क्या नहीं चल रहा है, तो दैट्स यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है डार्क मैटर, नॉट जस्ट नथिंग, डार्क मैटर क्वेस्ट क्लोज इन ऑन द डायर न्यूट्रिनो फॉग। डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर किसी को नहीं पता है क्या है। जो दुनिया में जो आपको दिखती है वो सिर्फ 5% ऑफ द ओरिजिनल जो हमें दिखता है, 95% हमें पता ही नहीं क्या है। लेकिन हम फिर भी सोच रहे हैं कुछ तो है,
कुछ तो है, क्योंकि यूनिवर्स इतना है, इंटरेक्ट कर रहा है, इतना ग्रह है, यहाँ सन है, यहाँ ये लटका है। पहले तो हमें लगता था नाक के फन पे है पृथ्वी, बाद में हमें लगा कि वो तो है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ कुछ फोर्स है, तो उसके बेसिस पे है। दैट इज द थिंग। अब हमें ये पता है कि दिख तो रहा है, फिर स्पेस में तो है, यहाँ दिख रहा है सिर्फ दीवार दिख रहा है, लेकिन चीजें तो खाली है ना, ये भी तो कहीं ना कहीं से चल रही है। ये जो खाली चीजें हैं जो स्पेस में है, वो कहाँ से आ रहा है, और उसको जो कैसे सस्टेन कर रहा है, उसी का कॉन्सेप्ट दिया गया कि डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। इस पर अभी भी रिसर्च चल रहा है, नहीं पता है। सिर्फ हमें ये पता है कुछ तो है, कुछ तो है। क्यों हमें पता है? क्योंकि हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो देखा कि यूनिवर्स फैल रहा है, तो कोई ना कोई एनर्जी लगातार काम कर रही है, तभी तो यूनिवर्स फैल रहा है। और ये यूनिवर्स जो फैल रहा है, उसका जो कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसको रेड शिफ्ट कहते हैं। रेड शिफ्ट फिजिक्स पढ़ा है आप लोगों ने क्लास 9th-10th में? विबग्योर पढ़ा था? विबग्योर, जब आप प्रिज्म से लाइट को करते थे तो यहाँ से 7 कलर में आती थी, वायलेट और ये। तो हमें जो जितनी वेवलेंथ डिक्रीज होती है, रेड वाले में हम शिफ्ट करते हैं। तो जो हमें तारे जो जितने दूर जा रहे होते हैं ना, वो रेडिश कलर में होते जाते हैं, वेवलेंथ उनका कम हो रहा है, मतलब दूरी बढ़ रही है उनकी। तो इसी से पता चला कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है। होता है ना कि लाइट की जो इंटेंसिटी है रेड की तरफ शिफ्ट होती है, जो जो उसका मैग्नेटिक वेव दूर जाता है। दैट इज द कंडीशन। तो जितने भी जो आपको आपको भी दिखता होगा ना, जो सब सन होता है लाल लाल दिखता है, फिर वो व्हाइट हो जाता है, फिर रेड होता है, डिस्टेंस बढ़ रही है उस समय, तो दैट इज द कंडीशन। तो यही है कि रेड शिफ्ट से तो पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। दिस शोज दैट द जो ग्लोब जो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, वो रेड शिफ्ट के ही द्वारा कर जाता है। ओके जो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है, वो इलेक्ट्रोमैटिक मैग्नेटिक जो रेडिएशन है, वायलेट टू रेड शिफ्ट होता है। जनरली जो हमें सन और जितने भी तारे होते हैं, ब्लूइश भी दिखते हैं, ब्लूइश टू रेड, वायलेट, ब्लूइश एंड देन रेड। रेड शिफ्ट कॉन्सेप्ट पड़ा ये क्लियर हो रहा है? व्हाट इज द रेड शिफ्ट? जो जितनी भी एनर्जी का फॉर्म है, एनर्जी डार्क एनर्जी में डिवाइड किया गया है 95%। उस 95% में 68% जो है वो डार्क एनर्जी है, और 27% है वो डार्क मैटर है। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द एनर्जी? आइंस्टीन का पढ़ा है ना कि कभी भी चीजों को कंप्लीट हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी, ठीक है ना? तो जो एग्जिस्टेंस है वो 68% एनर्जी में है, रिमेनिंग 27% मास में है, और जो दिख रहा है वो सिर्फ 5% है। ओके क्लियर हो रही है क्या? Redshift is the key concept that define the wavelength of the light on the other electromagnetic radiations। होता है ना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जब वेवलेंथ कम होने लगता है, तो वो रेड लाइट की तरफ शिफ्ट होता है। जो लास्ट वाला वेवलेंथ होगा, दैट विल बी द रेड। तो जो जो हमारा जितने भी तारे हैं, वो उस पे लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो वो दिखता है कि धीरे धीरे रेडिश कलर में आ रहे हैं, रेड की तरफ वो कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? ब्लू टू रेड हो रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ कहीं ना, हाँ, तो कहीं ना कहीं उनका जो शिफ्ट है दैट इज टुवर्ड द एक्सपेंशन हो रहा है, वो हमसे दूर जा रहे हैं। यही होता है ना, दैट इज द मेन थिंग। यही इतना तो हमें पता है कि जैसे जो दुनिया बनी थी, यूनिवर्स, दैट वाज ऑन द ए सिंगल पॉइंट पे इनफाइनाइट मास एंड इनफाइनाइट एनर्जी था, एक एक्सप्लोड हुआ, उसके बाद से यूनिवर्स बनना स्टार्ट किया। जो वो घटना थी जब एक्सप्लोड हुआ, उसको हम बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी आप लोग पढ़ते होंगे, न्यूज में भी कभी कभी रहता है कि बिग बैंग था कि नहीं था। यहाँ पे रेड शिफ्ट में ये बोला है कि डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीज इन द वेवलेंथ होता है ना, फ्रीक्वेंसी दैट विल डिक्रीज एंड द वेवलेंथ इंक्रीज। वेवलेंथ क्या होता है, ये थोड़ा सा समझा दूं। जब आप वेव का ऐसे ग्राफ बनाते होंगे, फ्रीक्वेंसी की 1 सेकंड में कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे जा रहा है, आप लोग घड़ी में भी देखते होंगे, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, यही है ना वेवलेंथ। और ये एम्पलीट्यूड हो गया, और जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल, एम्पलीट्यूड ये होगा, यही होगा ना।
इन्होंने यही दिया कि अभी भी नहीं हमको पता चल पा रहा है। इसके लिए इन्होंने एक मशीन एक बना के रखा है, जमीन के नीचे इन्होंने कई मीटर अंदर करके रखा है। वहां पे ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको पता ही नहीं है कि कैसे डार्क एनर्जी रिएक्ट करेगा। तो अभी तक नोन जितने भी लाइट है, रेडिएशन है, उन्होंने उसको डिफ्लेक्ट कर दिया उसके चारों तरफ से। उन्होंने कहा कर दिया कि जितने भी नॉन रेडिएशन को अगर रिफ्लेक्ट कर दूंगा, जो इसमें घुस ही नहीं पाएगा, तो जो अंदर एंट्री करेगा वो डार्क एनर्जी ही करेगा। उसी पे ये लोग कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता, उनको भी नहीं पता है। अभी कुछ कुछ रेडिएशन कुछ कुछ चेंज होता है तो उस दिन न्यूज आ जाता है कि कुछ चेंज मिला है। ओके, जैसे अभी तक वीक फोर्स के बारे में नहीं पता है। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं। पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हमारे डिफरेंट वो बॉडीज के बीच में लगता है, जैसे और सन सब ग्रेविटेशनल पे करते हैं। दूसरा न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा वीक फोर्स, और चौथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिससे इलेक्ट्रिक ये वेव, मैग्नेटिक वेव, ये सब जनरेट होते हैं। यही 4 फंडामेंटल वे हैं। इसमें भी वीक फोर्स के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। उसमें भी अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है, क्या नेचर है, कैसे है, अभी इस पर थ्योरियाँ बन रही हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो पता है ना, दो बॉडीज के मास पे डिपेंड करता है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिपेंड होता है। अभी एक और थ्योरी आई है, रिसर्च हो रहा था, इनमें रिसर्च में ये बताया कि पोलैंड का जो रीजन था, एलिमिनेशन, एक्सटिंक्शन ऑफ द मैमथ, तो मैमथ का जो मेन था वो कह रहे हैं कि पहले जब आइस एज था तो कुछ नहीं था, प्लांट इवॉल्व नहीं हुआ था, प्लांट एक बार गायब हो गया। धीरे धीरे मैमोथ आया, मैमोथ के बाद जब पोलन प्लांट आया, प्लांट दूसरे तरीके के थे, लेकिन जो पोलन प्लांट जब आए तो धीरे धीरे उनका क्या हुआ, एयर में वो मिलना स्टार्ट हुए, और कहीं ना कहीं जब मेन मैमथ अपना ट्रेस करता था खाने पीने वाली चीजों को, वो करता था बाय द उनके स्मेल से। इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम। ऑल्फैक्टरी सिस्टम ये होता है जैसे जैसे हम सूंघ के चीजों को पता चलते हैं ना, उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी सिस्टम। कि इनका टोटल हैबिटेशन था ऑल्फैक्टरी सिस्टम पे था, कि वो ही सूंघ के ही पता लगाते थे कि उनका मेट कहाँ पे है, उनके बच्चे कहाँ पे हैं, उनका खाना कहाँ पे है। दैट होता है ना। अब पोलन जब इवॉल्व हुआ तो वहां पे एलर्जिक कंडीशन भी क्रिएट किया, और इनका जो सूंघने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम कर दिया, गायब ही कर दिया। उसके कारण इनका सर्वाइवल मिनिमम हो गया, और उसके बाद दे एक्सटिंक्ट। अभी इस पे कोई क्लियर कट नहीं आया है, एक सर्वे हुआ है, एक रिसर्च चल रहा है, उसमें ऐसा उन्होंने प्रपोज किया है। दैट इज द वन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैड डॉक्ट्रिन। मैड डॉक्ट्रिन जो अभी चल रहा है, मैड इंटरनेशनल रिलेशन में डॉक्ट्रिन होता है, उसमें कहा जाता है कि जब भी दो सुपर पावर कोई भी लड़ेगा, खासकर होता है कि यूएस और जिस दिन रसिया के बीच में लड़ाई हो गई तो उस दिन कोई बचेगा नहीं, क्योंकि उसके बाद न्यूक्लियर बम का यूज होगा, और जिस दिन न्यूक्लियर वेपन का आपने यूज कर लिया तो गायब हो जाएगा। अब उनके पास इतना है कि जब आप सोचिए, जब 1962 में एक कंडीशन आ गया था, रसिया और ये आपस में थोड़े थोड़े लड़ने वाली स्थिति में थे, मतलब एक दूसरे के खिलाफ वेपन इकट्ठा कर रहे थे पास के कंट्री में। तो यूएस ये दिखाने के लिए कि मैं कितना पावरफुल हूँ, उसने एक प्रोग्राम बनाया था। उस प्रोग्राम में उसने ये दिखाया था कि वो अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उससे ये चांद को ही गायब करने जा रहे थे, रसिया को ये पावर दिखाने के लिए कि मेरे पास इतना पावर है। लेकिन बीच में इनके बीच में एक हो गया कि एग्रीमेंट हो गया, डील हो गया, तो वो उन्होंने प्लान हटा दिया। तो इनके पास इतना पावरफुल है कि जो मून है उसको ये गायब कर देंगे सिर्फ एक अटैक में। यूएस के पास इतना पावर है। तो उसी को लेके जो थ्योरी दी जाती है कि जिस दिन भी लड़ाई हो गई, और इसलिए ये न्यूज में आ गया थ्योरी, क्योंकि अभी रसिया बोल रहा था कि अगर इंटरफेयर किया गया यूक्रेन वॉर में तो मैं हेजिटेट नहीं करूंगा न्यूक्लियर वेपन को यूज करने से, मेरे पास रखा हुआ है। तो उसी को लेके चल रहा है कि जिस दिन ये स्टार्ट हो गया तो फिर वही मैड वाला डॉक्ट्रिन आएगा। लेकिन ऐसा होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि स्टार्ट होगा तो देयर इज द नो एंड ऑफ दैट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि वाई आर द लॉ स्टूडेंट एट द राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ द लॉ प्रोटेस्टिंग। वहां पे बच्चे विरोध कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि वहां का जो ये वाइस को क्या होता है, वीसी, वाइस चांसलर, चांसलर होते हैं, वो बिना बुलाए वीमेंस हॉस्टल में चले गए। फिर वहां जाके अजीब अजीब बातें कर रहे थे, जहाँ से यहाँ पे दिया हुआ है कि ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि लड़की हो, डोमेस्टिक वायलेंस या मैरिज एक्ट पे कुछ कर लो, घर पे रह के पढ़ाई करो, क्या ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे चीजें हैं कि क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड और नया टॉपिक ले रहे हो, लेती हो।
मतलब उनको ये होता है ना कि आप कह रहे हैं कि विमेंस के जो कैपेसिटी को है आप उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं कि लड़की हो घर पे रहो, मतलब दे कैन नॉट गो इनटू द, ये मेंटल कंडीशन है। जो वाइस चांसलर अगर ऐसा करेगा तो नॉर्मल कंडीशन क्या हो सकता है, तो इसी पे है, कुछ खास नहीं है, वही विरोध चल रहा है। तो यू कैन गिव द, कभी भी ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल काम आते हैं कि यहाँ पे ऐसा कमेंट है तो यू कैन राइट इन योर ऐसे। अब 10,000 वर्ड 1200 वर्ड लिखना होता है तो यू हैव टू ब्रिंग सम इंटरेस्टिंग थिंग, और रिसेंट का लाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो टीचर भी तो आपका पेपर पढ़ता है ना जो न्यूज में रहता है, तो उनको अच्छा लगता है कि बच्चा पेपर से दिया है, दैट इज द गुड थिंग। पीसीएस का मेंस में तो नहीं आएगा, यूपीएससी के मेंस में इससे में पीसीएस में आप लिख देंगे तो और अच्छी बात है ना कि आप उस लेवल पे जाके लिख रहे हैं, तो दे विल भी, पीसीएस में भी तो इससे आ रहा है ना, यही उनका ऐसे बहुत सिंपल होता है, उतना फिलोसफिकल नहीं होता है, लेकिन अगर आप इस लेवल का लिखेंगे तो योर मार्क्स विल बी मच, मतलब वो इम्पैक्टफुल रहेगा इफ यू आर गिविंग सच एग्जाम्पल्स। लास्ट न्यूज जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, वर्ड प्रेस और एक दूसरी कंपनी है दैट इज द वर्ड WP इंजन, उसका नाम है वर्ड प्रेस इंजन एंड वर्ड प्रेस, ठीक है। तो इनके बीच में लड़ाई चल रहा है। वर्ड प्रेस एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आपको कभी वेबसाइट डेवलप करना है, जैसे आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं या आपको ब्लॉग करना है कुछ भी, तो यू कैन स्टार्ट विद दैट सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर फ्री है, वॉलंटरी बेसिस पे होता है कि उसका जो इवोल्यूशन होता है वॉलंटियर्स उस पर अमेंडमेंट करना चाहे तो कर सकते हैं, इवॉल्व करना चाहे तो इवॉल्व कर सकते हैं, प्रोग्रेसिवली होता है। अब ऐसे होता है कि चीज़ें फ्री होती हैं फिर भी हमें चीज़ों को हायर करना पड़ता है क्योंकि हमें उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तो थर्ड पार्टी की हमेशा जरूरत होती है। अब वेबसाइट फ्री होने के बाद भी लोग हायर करते हैं क्योंकि दे हैव टू, उनका कोडिंग नहीं पता है ना कुछ तो चाहिए होती है जो, तो उसके लिए एक थर्ड पार्टी थी WP इंजन, ये इनसे रिलेटेड नहीं है लेकिन ये एक थर्ड पार्टी है। वो क्या करते थे कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए सर्विसेज देते थे। अब ये चीजों को ऐसे चेंज कर रहे हैं जो जो उससे वर्ड प्रेस को दिक्कत हो रहा है और मान भी नहीं रहे, तो ऐसे में वो एक दूसरे से मतलब एक लीगल केस चला गया है कि ये मतलब कि ये हमारे साथ जो फ्री है रिसोर्स उसका मिसयूज कर रहे हैं। जो फ्री रिसोर्स का यूज होता है एक तरीके का ये लाइसेंसिंग होती है, एक स्पेसिफिक लाइसेंसिंग होती है। द नेम ऑफ दैट लाइसेंसिंग इज द, यहाँ पे दिया होगा, कहाँ गया, जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग होती है, GPL, ये है ना। इसमें होता है कि ये लाइसेंसिंग ऐसी होती है कि जैसे नॉर्मल जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग, हाँ GPL जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग होती है। इसमें ये होता है कि जैसे नॉर्मल आप लाइसेंस कहीं का लेते हैं तो आपका एक्सक्लूसिव राइट होता है और कोई थर्ड पार्टी या वॉलंटरी बेसिस पे कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, आप उसको हमेशा बेनिफिट के लिए करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो पब्लिक पर्पज के लिए होती हैं और उसको अंडर द जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग के थ्रू हम देते हैं कि उस पर होगा कि मैं भी अपना राइट्स रखूंगा, साथ साथ लोग भी उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया एक फ्री है, वॉलंटरी बेसिस पे है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उसकी भी लाइसेंसिंग है, कोई ना कोई उसको चला रहा है। जैसे गूगल है, गूगल का भी है कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक उसकी सेपरेट बॉडी है जो उसको एडमिनिस्टर करती है। तो ये जितने भी बॉडीज होते हैं उनको जनरल जनरल पब्लिक लाइसेंसिंग के थ्रू हम लोग ओपन करते हैं। दैट इज द मेन थिंग यू शुड नो। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। कल के न्यूज में एक चीज रह गया था, आज मैंने देखा है उसको, कल का न्यूज है ना ये, साइंस एंड टेक के पेज पे एक था कि ये वाइल्ड एस होता है ना, जो एक डंकी का प्रजाति होता है, ये सिर्फ गुजरात के पर्टिकुलर जो सॉल्ट वाला एरिया है ना वहाँ पाए जाते हैं। ये एक तरीके से क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका जो है ग्रास लैंड वहाँ का है और जो कोस्टल सॉल्ट वाला कच्छ का रीजन है ना उसी में ये पाए जाते हैं। तो उसमें इनकी सर्वाइवल कंडीशन, इनको वहाँ पे खूर कहते हैं लोकल भाषा में। तो पीसेस में पूछ सकता है कि खूर किस एनिमल को कहते हैं, दैट इज द इंडियन वाइल्ड एस, वाइल्ड एस डंकी। इसको डंकी से कभी कभी लिया जाता है लेकिन अलग प्रजाति है, ये जेब्रा के जैसे होता है, मेन इसका जो लुक होता है वो जेब्रा के जैसे मिलता है और कंटिन्यूअसली इसका डिक्रीज हो रहा है। इसको वहाँ पे इसलिए भी हो रहा है, लोग इसके प्रति काफी सेप्टिक भी हैं क्योंकि इसको माना जाता है कि ये फसलों पे अटैक करता है, लेकिन इससे ज्यादा अटैक नीलगाय एंड द फेरल पिग्स करते हैं। हाँ, कि खूद किसको कहते हैं, वहां पे 4 एग्जाम्पल दे देगा। खूद, KHUR, खूद है ना, खूद, खूर यहाँ पे है, इसको अब संस्कृत में नहीं कहते हैं, वहाँ के लोकल लोग उनको खूर कहते हैं। अच्छा,
रन ऑफ कच्छ, लिटिल रन, रन ऑफ द कच्छ पूरा एरिया है ना जहाँ पे गुजरात का है, कोस्टल एरिया है जहाँ पे सॉल्ट पैन भी होते हैं, तो कॉमर्शियलाइजेशन के कारण भी इनका जो एरिया है उसको भी इंक्रोच किया है। वहाँ पे एग्रीकल्चर के कारण भी इनको, इन पे अटैक हो जाता है क्योंकि इनको माना जाता है कि ये सब खा जाते हैं फसलों को। ये झूठ मूठ में बदनाम है। यहाँ पे ये लिखा है कि ये कम खाते हैं, नीलगाय आके ज्यादा खाते हैं, जो लोकल पिग्स हैं वो ज्यादा खाते हैं, लेकिन इनको बदनाम करके रखा है कि ये है एक तरीके से कि इसी के कारण चीजें डिस्ट्रॉय होती हैं। अभी इनका संख्या सिर्फ 6000 के आसपास बचा है। जो जेरोफाइटिक का क्या मतलब होता है, व्हाट इज मीन बाय द जेरोफाइटिक? जो रेगिस्तान में पौधे होते हैं, कटीले पौधे, उनको जेरोफाइटिक कहते हैं। कल के न्यूज से ही था, कल था कि केरला ऐसा स्टेट है जिन्होंने एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस मेडिसिन होते हैं, जो होते हैं ना, आप जाते होंगे एंटीबायोटिक्स वाले आपको दवा दे देते हैं, ये नॉर्मली इसके कारण काफ़ी घाटा हो रहा है। घाटा ये हो रहा है कि अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं और उससे मेडिसिन का इम्पैक्ट धीरे धीरे वो होने, न्यूट्रल होने लगता है, वो इनइफेक्टिव होने लगता है। ऐसे कंडीशन में होता है ना कि आप जितना कम लें एंटीबायोटिक्स उतना ज़्यादा फायदा, अगर आप नहीं भी लें तो भी घाटा है, क्योंकि आजकल जो चिकन होते हैं उसको बढ़ाने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज कर रहे हैं, तो आप में चला ही जाता है। जो पौधे प्लांटेशन में होता है उसमें भी यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में जाता है। तो इसका सोल्यूशन के लिए ये हुआ कि एक इंडिया लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, अंडर दैट दे बैन द एंटीबायोटिक्स विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन। लोग अपने आप जाके नहीं, होता है दो चार नाम ले जान जाते हैं, वहीं जाके कुछ भी होता है खा लेते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का ये होता है कि एक कोर्स होना चाहिए। डॉक्टर को पता होता है कि 4 दिन का कोर्स है, आपका 2 ही दिन पे ठीक हो जाता है, फिर भी आपको 4 दिन तक खाना होता है। जिससे होता है ना 2 दिन बाद ठीक हो जाता है, हम कहते क्यों खाएं, अब तो मेडिसिन ऐसे ही पड़ा रह जाता है। लेकिन कोर्स होता है, वो आपका जो पैथोजेन होता है, जो आपके जितने भी ये होते हैं बैक्टीरिया वायरस, वो वीक होते हैं, धीरे धीरे एलिमिनेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। वीक होंगे तभी आपको लगेगा ठीक हो गए, लेकिन एलिमिनेट होंगे नहीं तो, अगर वीक होकर फिर दोबारा लड़के आगे आ गए तो जो आपने दवा खाया वो दोबारा खाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा, इनइफेक्टिव होते जा रहा है। तो डिफरेंट लेयर ऑफ द एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कैटेगराइजेशन भी होता है कि पहले लेयर पे ये हुआ, दूसरे लेयर पे ये हुआ, तीसरे लेयर पे जब कोई दवा इफेक्टिव नहीं होता है तो तीसरे लेयर का हम दवा देते हैं। होता है ना कि शस्त्र निकालते थे आप, अर्जुन लड़ते थे कि ये ब्रह्मास्त्र है, सबसे बाद में लड़ूंगा, ठीक है। तो जो थर्ड लेयर का होता है वो सबसे ज्यादा होता है कि लेकिन कंटिन्यूसली अगर मिसयूज होता है तो वो थर्ड लेयर वाला भी यूज नहीं हो पा रहा है, उसका इफेक्टिवनेस कम हो रहा है। तो बीमारी, मेडिसिन तो इतना जल्दी बनता नहीं है, 10 साल 20 साल 30 साल एक्सपेरिमेंट के पास होता है। अब सारा जो मेडिसिन है इनइफेक्टिव हो जाए तो बीमारियां बढ़ जाएंगी ना, दैट विल बी द कंडीशन। तो उसी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो बनाया था, दे स्टार्टेड विद द, ये रूल है 2011 में आया था, दैट इज नेम ऑफ, ओके कहाँ गया, सबसे पहला चीज ये लिख लीजिए कि ऑपरेशन अमृत जो चलाया है, केरला ने चलाया है, एंटी माइक्रोवायरल जो रेजिस्टेंस है उसके कंप्लीट स्टॉप ऑफ द ओवर द काउंटर सेल ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ऑपरेशन अमृत ये पीसेस में पूछ सकता है कि कहाँ से रिलेटेड है, किस लिए है, तो केरला से रिलेटेड है, एंड इट इज टू स्टॉप द ओवर द काउंटर सेल ऑफ द एंटीबायोटिक्स। ओवर द काउंटर मतलब होता है ना, आप जाके तुरंत मांग के खरीद के लाते हैं, आपको पहले प्रिस्क्रिप्शन दिखा के तब खरीद के लाना है, तभी देंगे, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट 2011 में ही लॉ बना दी थी कि बैन करना है, अभी तक कोई स्टेट नहीं किया रहा है, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट खुद अपने लॉ को डाइल्यूट करती, पहले था कि जो लेयर 1 लेयर 2 लेयर 3 तीनों कैटेगरी के एंटीबायोटिक्स हैं, तीनों को उनको बैन करना था। फिर लोगों ने ये लॉजिक दिया कि नॉर्मल जो है, खासकर यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में डॉक्टर है ही नहीं, लोग नॉर्मली अपना खुद ही कुछ जाने होते हैं, उसी से जाके दवा ववा खरीद के ले जाते हैं। अब किसी को हुआ है किसी गांव में दूर, और उसको जाना है 30 किलोमीटर दूर किसी अच्छे डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेने, तो पॉसिबल नहीं है ना, वो पूरा जॉब छोड़ के जाएगा। तो ऐसे क्या है, लोगों का आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, लोग और नहीं जाएंगे, लोग और बीमार होंगे। तो एक तरीका है कि कुछ जैसे एंटीबायोटिक्स है जो ये क्विक होते हैं, जो हमारे झोला छाप डॉक्टर लोग होते हैं वही दे देते हैं, वो मेडिसिन वाला ही डॉक्टर वाला दे देता है, जो मेडिकल पर्सन होता है फार्मासिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जब लॉजिक दिया गया कि अरे ऐसे तो दिक्कत होगा ना, जितना फायदा नहीं हो रहा है उससे ज्यादा घाटा हो रहा है, लोग उससे ज्यादा डेथ हो जा रही है, वो एंटी माइक्रोवायरल होते होते होगा ना, पहले ही हो जा रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो पहला कैटेगरी का एंटीबायोटिक्स है उसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ही छूट दे दिया,
इट्स यूनियन गवर्नमेंट। फिर भी इतने के बाद भी किसी भी गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। केरला ने लगाया क्योंकि केरला के पास ऑलरेडी हेल्थ कैपेसिटी बहुत अच्छी है। गांव गांव में वहां पे आपको डॉक्टर मिल जाएगा, आपको गांव गांव में 5 लोग भी हैं, एक अच्छा स्कूल मिल जाएगा। उन्होंने, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं है, तो उन्होंने लोकल जो ग्राउंड लेवल पे छोटी छोटी चीजें उन पर काफी वर्क किया है। दूर दूर तक इन्होंने ट्राइबल एरिया में भी स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए। तो उन्होंने इस पे बैन लगा दिया। हाँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केरला हमेशा आगे रहता है क्योंकि कंटिन्यूसली उन्होंने काफी अच्छे से गवर्नमेंट चलाई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये रीजन है, उसका काउंटर भी दिया जाता है कि नहीं भी है, देयर इज अदर डिबेट। ओके, केरला मॉडल, गुजरात मॉडल में बहुत डिबेट होता है कि केरला मॉडल अच्छा है कि गुजरात मॉडल अच्छा है। गुजरात मॉडल में उन्होंने फैक्ट्री खूब लगाया, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। उन्होंने बेसिक्स पे नहीं, अभी भी देखिए गुजरात की लिटरेसी ट्राइबल एरिया में यूपी से भी खराब है, जो ट्राइबल एरिया है। तो क्या फायदा आप इतना ज्यादा इंडस्ट्री लगा के जब आप बेसिक एजुकेशन नहीं दे पाए। केरला में है कि आप ट्राइबल एरिया में भी ज्यादा पीपल आर एजुकेटेड, वहाँ आप बात कीजिए, इंग्लिश इतनी स्मूथ होती है कि यू कैन, आपको सरप्राइज होगा, आप एकदम दूर दूर एरिया में भी जाएंगे, दे विल बी स्पीकिंग एकदम स्मूथ इंग्लिश। तो उससे पता चलता है कि व्हाट इज देयर लेवल ऑफ द ह्यूमन इंडेक्स, जो एजुकेशन। तो यहाँ पे केरला इज द फर्स्ट स्टेट, अभी कोई स्टेट किया भी नहीं है, तो यू शुड नो दिस। ऑपरेशन अमृत एंड कोई और इम्पोर्टेंट चीज है, दिस इज ऑल अबाउट। 2011 में यूनियन गवर्नमेंट ने इसके लिए लॉ बनाया था, ठीक है। एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से तो हम लोग कंटिन्यूसली डिस्कस किए हैं, यू नो एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द टुडेज न्यूज। वी विल कंक्लूड आवर सेशन हियर। थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन।